वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सपेरिमेंट जो आपको समझाने जा रही हूँ उसका नाम है यादृच्छिक क्षय का अध्ययन, स्टडी ऑफ रैंडम डिके यूजिंग डाइसेस। पासों की मदद से यादृच्छिक क्षय का अध्ययन करना और इसकी सहायता से क्षयांक, अर्धायु व माध्य आयु का ज्ञात करना, एंड टू कैलकुलेट लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आप ये सोचिए कि यादृच्छिक क्षय की घटना हमें नेचर में कहाँ दिखाई देती है। देखिए, आप सभी जानते हैं रेडियो एक्टिवता के बारे में। रेडियो एक्टिविटी ऐसी घटना है जो स्वतः होती है। रेडियो एक्टिव नाभिक स्वतः ही किरणों को बाहर निकाल के रेडिएशन से एमिट करके डिके होते रहते हैं, विखंडित होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो घटना है इस पे बाह्य वातावरण का, तापमान का, किसी भी चीज़ का उस पर प्रभाव नहीं होता। तो ये जो घटना है इसमें हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन सा नाभिक कब विखंडित होगा। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये विखंडित होंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव नाभिक हैं, लेकिन कौन सा नाभिक कब विखंडित होगा इसके बारे में हम कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट को या रेडियो एक्टिविटी की जो घटना है उसको हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हैं। ये देखिए, रेडियो एक्टिविटी की जो घटना है उसमें जो किरणें निकलती है, रेडिएशंस निकलते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए अगर हम रेडियो एक्टिविटी का कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हमारे को उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, और वो रेडियो एक्टिव सोर्स भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इसलिए छोटी क्लासेस में, यूजी क्लासेस में हम जनरली रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट नहीं करवा पाते लिमिटेशंस के कारण। तो उस घटना को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया हुआ है। वो है, हम डाइस की सहायता से, 500 की मदद से हम यादृच्छिक क्षय का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम जो पासे हैं उनको हम एक रेडियो एक्टिव नाभिक मान लेते हैं, और जैसे पासे जो है उनमें हमारा तय नहीं है कि जब भी कोई पासा थ्रो किया जाएगा तो उस पर 1 आएगा, 2 आएगा, कौन सी संख्या आएगी ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए उन पासों को हम एक रेडियो एक्टिव नाभिक के जैसे, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के जैसे सपोज कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए देखिए हम इसी प्रकार से इसको करेंगे। तो मैं इसको आपको समझाती हूँ। इसके लिए जो उपकरण हम काम में लेंगे वो है पासे, काफ़ी सारे, एटलीस्ट 100 ले लेंगे। कई बार कम होते हैं तो हम 50 भी ले लेते हैं, पर ज़्यादा पासों से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एक आपको बोर्ड चाहिए और एक बॉक्स जिसके अंदर आप पासे भर सकें। तो ये आपके विशेषकर उपकरण है, डाइस, बोर्ड और बॉक्स। अब हम एक बार इसका सिद्धांत देख लेते हैं। तो सिद्धांत इसका वही है जो मैंने अभी समझाया है कि हमारे को ये संभव नहीं है किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक के लिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एनी गिवन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई विल डिके, but it is possible to predict the average rate of decay for a large number of nuclei within a given sample। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास ये तो नहीं है। देखिए, मैं इसका भी हिंदी एक साथ समझा दूंगी। मैं एक बार इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैं इसी चीज़ को हिंदी में भी समझाऊंगी। यानी ये क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एनी गिवन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई विल डिके, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन रेट ऑफ डिके फॉर लार्ज नंबर, एवरेज रेट हम किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की सैंपल के अंदर हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ अ रैंडम इवेंट। हमें मालूम है कि वो रैंडमली होता है, यादृच्छिक होता है। तो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, सो वी कैन यूज डाइस टू रोल अ स्पेसिफिक नंबर when tossed to study radioactive decay।
तो इसलिए हम डाइस की मदद से, हम डाइस पर हम एक निर्धारित कर ले कि 6 आएगा या 5 आएगा, तब हम उस रेडियो एक्टिव नाभिक को विखंडित मानेंगे। इस आधार पर हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं। और फिर कैलकुलेशन हम ग्राफ के द्वारा से करते हैं, जो हम आगे समझेंगे। और हम ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इनकी सहायता से हम अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे। एक तो निकालेंगे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लैम्डा, दूसरा होगा हमारा हाफ लाइफ, और तीसरा होगा हमारा मीन लाइफ। तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ के जो फॉर्मूलेज हैं, आप देखिए, आप इनसे फैमिलियर होंगे। इन फॉर्मूलेज को आपने रेडियो एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में पढ़ रखा है, हम उन्हीं को यूज करेंगे यहाँ पे। और ये लैम्डा पे डिपेंडेंट है। अब इसी सिद्धांत को मैं एक बार आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ। तो हिंदी में हम इसी चीज का अध्ययन अगर हम करें तो सिद्धांत क्या है कि यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किसी भी रेडियोधर्मिक नाभिक का क्षय कब होगा, लेकिन किसी दिए गए नमूने के भीतर बड़ी संख्या में नाभिक के लिए क्षय की औसत दर का अनुमान लगाना संभव है। ये हम लगा सकते हैं अंदाजा कि उसकी औसत दर क्या होगी क्षय की, तो उसी चीज को हम यूज में लेंगे। एक रेडियोधर्मी आइसोटोप का क्षय एक यादृच्छिक घटना है, ठीक है, और ये एक सांख्यिकी प्रक्रिया है, तो हम सांख्यिकी विधियां ही इसमें लागू करेंगे। हम पासों को रोल कर एक विशिष्ट संख्या को प्राप्त करने की विधि किसी रेडियोधर्मी क्षय का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्राफ द्वारा हम ये निम्न चीजें ज्ञात करेंगे। एक तो क्षयांक ज्ञात करेंगे, अर्धायु ज्ञात करेंगे और माध्यायु ज्ञात करेंगे। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को पहले मैं आपको वास्तव में कैसे किया जा रहा है वो समझाऊंगी, और उसके बाद उसको टेबल में हम कैसे लिखेंगे, कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट पहले समझते हैं। सबसे पहले हम एक स्टैटिस्टिकल बोर्ड लेंगे। यहाँ लैब में हमारे को एक बोर्ड अवेलेबल है, लेकिन आप अगर ये अवेलेबल ना भी हो तो भी आप एक कोई लकड़ी का या कार्डबोर्ड का एक लेवल्ड बोर्ड ले सकते हैं, उससे भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अन्यथा आप समतल जमीन के ऊपर भी चौक से लाइन खींच के बाउंड्री क्रिएट करके आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। अब इस एक्सपेरिमेंट में जैसे हमने इसके उद्देश्य में पढ़ा था कि हम रोलिंग डाइस को काम में लेंगे, यानी बहुत सारे पासों को हम काम में लेंगे। तो हमने बहुत सारे पासे जो बाजार में उपलब्ध होते हैं वो हमने ले लिए। उन पासों में से मैंने 100 पासे इस बॉक्स में डाली। ये बॉक्स में आसानी से कन्वीनियंटली भरे हैं। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने इसके अंदर 100 पासे ले लिए। अब इन 100 पासों को मैं आहिस्ता से बोर्ड पर गिराऊंगी। बहुत तेजी से ना गिराएं, क्योंकि अगर बहुत तेजी से गिरेंगे तो इधर उधर कहीं दूर गिर जाएंगे। अगर ये एक के ऊपर एक आ जाए तो आप आहिस्ता से इनको सबको एक के नीचे उतार दीजिए। अब ये सारे पासे आपके सामने हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किन पासों के ऊपर 6 लिखा हुआ आ रहा है। उन सभी पासों को हम छांट के अलग निकाल देंगे। तो एक सेट में बता देती हूँ, जैसे इन सब पे ऊपर की तरफ 6 होना चाहिए, उन पासों को हम निकालते जाएंगे। और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। इस पे भी 6 है, एक इस पे है, एक इस पे है। आप ध्यान से इसमें देख लीजिए आराम से। इसके अंदर जिन जिन के ऊपर की तरफ 6 आया हुआ हो उनको आप बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि हम इन सभी डाइस को रेडियो एक्टिव नाभिक मान रहे हैं, और ये कोई भी इनमें से विखंडित हो सकता है। और हमने ये माना है कि जब हम इनको स्प्रेड करते हैं तो इनके ऊपर जिनके ऊपर 6 लिखा हुआ आ जाता है वो हमारे नाभिक विखंडित हो जाते हैं। वो तो ये हमारे विखंडित नाभिक है। हम इनको काउंट कर लेंगे, 3, 6, 9, 10, 14 हमारे हैं। तो हम इनको निकाल के
अलग रख देंगे। अब 100 पासे थे, उसमें से 14 पासे निकल गए, तो 14 पासे निकल जाने के बाद आपके पास कितने पासे रह गए? 86। तो हम इसके अंदर जो हमने टेबल बनाई है, उस टेबल में सबसे पहले हमने जब थ्रो किया तो 100 थे, अब हमारे पास 86 पासे अवेलेबल हैं। पुनः हम इन सभी पासों को इसके अंदर बॉक्स में भर लेंगे। तो थोड़ा सा कोई पासा गिरे ना, इसका ध्यान रखते हुए आप इसमें वापस से भर लीजिए। अब मैं सेकंड टाइम थ्रो कर रही हूँ। सेकंड टाइम अब मेरे पास इसमें पासों की संख्या होगी 86। हम इसको टेबल में नोट कर लेंगे। पुनः हम इसको स्प्रेड कर देते हैं। जो ऊपर आ रहे हैं उन सबको हम नीचे कर देते हैं। अब इसके अंदर वापस हम जिन जिन के ऊपर 6 आ रहे हैं उनको हम छांट के अलग कर लेंगे। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये। हमारे फिर से जो नाभिक विखंडित हो गए उनको हम अलग कर रहे हैं। एक बार ध्यान से वापस से देख लीजिए, कोई आपके 6 वाला जो पासा हो वो आप इसमें से ध्यान से निकाल लीजिए। अब फिर से हम इनको गिनेंगे, 4 4 8 9 10 13। अब की बार हमारे 13 आ गए, तो 13 हमारे 86 पहले थे, उसमें से 13 निकल गए। 13 निकल गए, इसका मतलब कितने रह गए हमारे पास? 63 रह गए। ठीक है, तो इनको भी हम बाहर निकाल के रख देंगे। अब हम वापस से इनको इसके अंदर भरेंगे। जब हम इसको ऐसे ही करते हुए हम बार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे। हर बार ये अब तीसरी बार मैं थ्रो करूंगी, तब मेरे पास 73 पासे अवेलेबल हैं। तो इसी प्रकार से मैं अब इस सेट में भी जिसके ऊपर जिन जिन के ऊपर की तरफ 6 हैं उनको निकाल के अलग कर दूंगी और पुनः इसके अंदर भरूंगी। इस प्रक्रिया को हम 10 बार दोहराएंगे और हर बार हम बचे हुए पासों की संख्या को नोट कर लेंगे। जब ये पूरी प्रक्रिया हमारी हो जाएगी, उसके बाद 10 बार हमने उसको कर लिया तो हमारा पहला सेट ओवर हो गया। दूसरे सेट के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इन सभी 100 के 100 पासों को पुनः इसमें भर लेंगे। जो आपने अलग निकाल के रख रखे हैं उन सभी को वापस से इसके अंदर भर लेंगे, तो आपके पास फिर से 100 पासे हो जाएंगे। अब ये आपका सेकंड सेट चालू हो गया। सेकंड सेट में फिर से हम 100 पासों को इसके ऊपर गिराएंगे। उनमें जिनके ऊपर 6 आएगा उनको अलग हटा के रख लेंगे और इसी प्रक्रिया को हम 10 बार दोहराएंगे। इस तरीके से करते हुए हमें 5 सेट करने हैं और इसके बाद हम गणना करेंगे। ये हम टेबल में इन सभी रीडिंग को ले लेंगे। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट इस रैंडम डिके या यादृच्छिक एक्सपेरिमेंट का केवल इतना ही है। अब हम इसकी गणना समझ लेंगे। तो चलिए, जब हमने प्रयोग करना सीख लिया तो अब हम इसका प्रेक्षण सारणी कैसे बनाएंगे इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रेक्षण सारणी में देखिए, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ थ्रोज। ठीक है, जो फेंक संख्या, हिंदी में इसको हम लिखेंगे फेंक संख्या T। ये हम जितनी बार बॉक्स के अंदर से पासों को फेंकते हैं उसी पर आधारित होता है। सेकंड हमारा है नंबर ऑफ अनडिकेड डाइस, क्षय विहीन पासों की संख्या। ये अभी मैं समझा दूंगी कौन से पासे हैं ये, और इनको 5 सेट में मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और कुल योग जो है वो इन सब का जोड़ होगा, उसको कैपिटल N लिखा है और फिर उसके बाद मैंने log n to the base 10 लिख रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने आपको समझाया था सबसे पहले मैं सभी पासों को 100 पासों को एक बॉक्स में भरती हूँ और फेंकती हूँ, उस पे बोर्ड पे फैलाती हूँ। तो पहली बार जब मैंने थ्रो किया तो मेरे पास पासे थे 100, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100। ठीक है, अब क्या होगा,
इसमें जिनके ऊपर 6 लिखा हुआ आया वो हमने हटा दिए। मान लो 10 ऐसे पासे आए हैं जो कि हमने हटा दिए, तो उसके बाद अब आप बाकी बचे हुए पासों को हम इसमें भरेंगे। तो अब दूसरी बार जब हम इसके अंदर थ्रो करेंगे तो वो 10 पासे इसमें से निकल चुके, तो दूसरी बार जब मैं थ्रो कर रही हूँ तो 10 पासे निकल चुके हैं, तो मेरे पास थ्रो की संख्या हो जाएगी 90। मतलब जो मैंने अब की बार जो थ्रो करे हैं पासे वो कितने हैं, 90 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैंने 6 जिनके ऊपर आया उनको हटा दिया। अब वापस से जो बाकी बचे नाभिक हैं उनको सबको वापस बॉक्स में भर लेती हूँ। और तीसरी बार मान लो अब की बार फिर मेरे पास 5 ऐसे पासे आए जिनके ऊपर 6 लिखा हुआ आया था, उनको मैंने बाहर निकाल दिया। तो तीसरी बार जब मैं थ्रो करूँगी तो मेरे पास पासों की संख्या हो जाएगी 85। इस प्रकार से मैं इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराऊंगी। 10 बार तक जो जो संख्या आएगी वो मैं यहाँ लिखती रहूँगी। ये वो नाभिक है जिनके ऊपर, ये वो पासे हैं जिन पर 6 नहीं आया। ठीक है, जो 6 आया था वो बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से ये एक सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब जब एक सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम फिर से बॉक्स में पूरे 100 के 100 पासे भरेंगे और इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे और 10 बार करेंगे। ऐसे ही हमारे करते हुए हम 5 सेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आपके पांचों सेट कंप्लीट हो जाए, हमारा एक्सपेरिमेंट तो केवल इतना ही है, अब कैलकुलेशन पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इन पांचों को हॉरिजॉन्टली क्षैतिज जोड़ करेंगे। जैसे मैंने पहला जोड़ करा है, पहला हर एक का जो सेट है वो 100 से ही शुरू होगा, इसलिए उसका जोड़ 500 आ गया और बाकी सारी संख्याएं बदलती हुई रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसका योग कर लेंगे। उसके बाद हम लॉग टेबल की सहायता से यहाँ पे इन सब का लॉग निकालेंगे। एक बार हमने लॉग निकाल लिया तो हमारे पास 3 संख्याएं आ गई, एक तो टी, एक कैपिटल N और एक लॉग n। हम इन तीनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो 2 ग्राफ हम बनाते हैं। देखिए कैसे ग्राफ बनेंगे, ये देखिए, ये एक ग्राफ बनता है n वर्सेस t के बीच में। n और t के बीच में जो ग्राफ होगा, आप उसको सभी वैल्यूज़ के लिए प्लॉट, मतलब n और t के जब प्लॉट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। और हमें पता है यादृच्छिक घटना ये होती है जो रेडियो एक्टिवता में, उसमें एक्सपोनेंशियल डिके ही होता है। तो ये ग्राफ आपका आना चाहिए। इससे हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको प्लॉट ज़रूर करेंगे प्रॉपर इसके अंदर स्केल लेके। दूसरा जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो है log n to the base 10 वर्सेस t। हम हर एक n की वैल्यू के लिए log निकाल चुके हैं। log n और t के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि वो एक सीधी रेखा ग्राफ आता है, लेकिन वो उसके अंदर जो स्लोप है उसका वो नेगेटिव है, यानी लाइन जो है वो कुछ इस दिशा में आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर से हम गणना करेंगे। तो गणना करने के लिए हम इसके मध्य ग्राफ के मध्य भाग से हम 2 बिंदु निर्धारित करते हैं। ठीक है, एक बिंदु मैंने ये मान लिया, एक बिंदु ये मान लिया। इस बिंदु से आप सीधी लाइन खींचिए, इस अक्ष पे भी और इस अक्ष पे भी, x और y दोनों अक्ष पे। ऐसे ही सी बिंदु से भी आप एक लाइन यहाँ खींचिए और एक लाइन यहाँ खींचिए। तो ये दोनों रीडिंग्स आप पढ़ सकते हैं, y एक्सिस की रीडिंग, और ये दोनों रीडिंग भी आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों रीडिंग का जो अंतर है वो तो हो जाएगा आपका AB, और इन दोनों रीडिंग का जो अंतर है वो आपका हो जाएगा BC। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम ये कैलकुलेशन जो है, ये अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने लैम्डा के अंदर ABBC लिख रखा है। तो अब हम एक बार उसके फॉर्मूले को फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो ये था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.303 AB/BC। तो यहाँ पर AB का मान ग्राफ से निकाल दें और यहाँ पर BC का मान लिख दें, और इसकी सहायता से लैम्डा हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारा क्षयांक आ जाएगा। जैसे ही क्षयांक आएगा उसके बाद आप निकालेंगे अर्ध आयु या हाफ लाइफ। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 0.693 अपॉन लैम्डा।
और माध्य आयु या मीन लाइफ आप निकालोगे जिसका फॉर्मूला 1/λ है। इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, रेडियो एक्टिविटी में तो हम इस को सेकंड्स में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसकी यूनिट है वो सेकंड्स नहीं होगी, वो होगी हमारी नंबर ऑफ थ्रोज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टी है जिसको हम सेकंड्स लिख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी में, यहाँ पर टी जो है वो फैक्ट संख्या है, तो इसकी जो इकाई होगी या यूनिट होगी वो फैक्ट संख्या होगी। जो भी आंसर आएगा उसके आगे हम फैक्ट संख्या लिखेंगे इन दोनों केसेस में, ठीक है। और ये इस प्रकार से आपका पूरा एक्सपेरिमेंट संभव हो पाया है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कई बच्चों को थोड़ी सी लॉग में दिक्कत आती है, तो लॉग के लिए मैं एक सिंपल सा उतना ही बताऊंगी जितना कि हम यहाँ यूज़ में लें। लॉग जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे लॉग टेबल की सहायता से। तो कोई भी जब किसी भी नंबर का लॉग निकाला जाता है तो उसके दो भाग होते हैं। एक लॉग आप सबको याद होगा कि लॉग हम लिखते हैं 2 पॉइंट समथिंग ऐसे करके लिखते हैं। तो पॉइंट से पहले की जो राशि होती है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद की जो राशि होती है उसको हम कहते हैं मैंटेसा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो हम जो भी संख्या जिसका लॉग निकालना है उसको देख के हम खुद निर्धारित करते हैं उसका मान, उस संख्या को देख के, ठीक है। और मैंटेसा जो है वो हम लॉग टेबल से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निर्धारित करनी है वो बता दूंगी, और लॉग टेबल का अंदर हम कैसे देखते हैं वो भी बताऊंगी। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे लॉग 7896 लिखा हुआ है, तो ये 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, पॉइंट इसमें कहीं नहीं है। तो इससे जितने डिजिट्स हैं उससे एक कम, यानी 4 डिजिट्स हैं तो एक कम, तो यहाँ हम लिख देंगे 3, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गया, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ऐसे ही दूसरा देखिए 789.6, तो 0.6 आ गया, तो पॉइंट के बाद वाली संख्या नहीं देखनी, पॉइंट से पहले पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं उससे एक कम, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखिए 7.896, इसमें पॉइंट से पहले केवल एक संख्या है उससे एक कम, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखिए 0.7896, अब पॉइंट से पहले एक भी राशि नहीं है, 0 राशि है, उससे भी एक कम, तो क्या हो जाएगा, -1, तो -1 को हम लॉग के अंदर बार 1 से लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रारंभिक कैरेक्टरिस्टिक की जो संख्या है वो इस तरीके से निर्धारित की जाती है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हम लॉग टेबल के अंदर पीछे की संख्या लॉग टेबल से कैसे देखते हैं। तो चलिए हम इसके लिए लॉग टेबल यूज़ करेंगे। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिया, तो अब हम इसके अंदर लॉग टेबल में इस संख्या का लॉग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो देखिए जब भी लॉग देखा जाता है उससे पहले पॉइंट की जो महत्व है वो हमारा, जब तक हम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं डिफाइन करते तब तक ही है। उसके बाद आप पॉइंट को भूल जाइए, जैसे 78 जो संख्या 7896 है वो ही सब जगह वही रहेगी, ठीक है। हमने इसके आधार पर इसको अलग अलग निर्धारित कर लिया, अब पॉइंट को भूल जाइए। अब हमें जितनी संख्याएं हैं उनमें से जो पहले 2 डिजिट्स हैं उनको एक साथ, तीसरे को अलग, चौथे को अलग, इसको हम लॉग टेबल में देखेंगे। अब मैं आपको एक बार लॉग टेबल दिखाती हूँ कैसी होगी। देखिए ये लॉग टेबल है ना, आप इसको देख सकते हैं कि इस लॉग टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लॉग टेबल है ये 10 से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, 10 11 12 करते हुए एक पेज पे इसके अंदर 50 तक नंबर्स हैं, ठीक है। और दूसरे पेज पे अगर लॉग बुक ले रखी है तो उसके अंदर एक ही पेज पे दोनों दिखाई दे जाएंगे आपको। ये देखिए इसके अंदर 99 तक
सारे लॉग नंबर्स हैं। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि इसके 2 डिजिट से सारी संख्याएं शुरू होती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जो भी नंबर हो उसके पहले 2 डिजिट्स को एक साथ लेना है, फिर तीसरे को अलग, चौथे को अलग। इसके अंदर लॉग टेबल में हम 4 डिजिट के तक के नंबर को एक्यूरेटली निकाल पाते हैं, बाकियों को हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो 2 नंबर जो 78 हैं वो हम कहाँ सर्च करेंगे? वो लॉग टेबल के अंदर ये जो लेफ्ट साइड में जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं 10, 11, 12, इसमें आप 78 को सर्च करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका दूसरा नंबर है 9। ये जो तीसरे थर्ड नंबर पे जो नंबर है वो आप कहाँ सर्च करेंगे? देखिए लॉग टेबल में ऊपर भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक। तो तीसरा नंबर हमेशा यहाँ से देखा जाएगा। और चौथा नंबर हमारा यहाँ पर एक और टेबल है जो कि थोड़े पास पास लिखे हुए हैं, 1 to 9 नंबर्स हैं। यहाँ से चौथा नंबर यहाँ से देखा जाता है। अब कैसे देखते हैं वो बताती हूँ। हमारे पास नंबर क्या हो गया? 7896, 7896। तो 78 और 9, तो मैं लॉग टेबल के अंदर सबसे पहले 78 को देखूंगी। तो देखो इस पेज में तो 50 है, दूसरे पेज में मुझे 78 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये देखिए 78 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा 78 की लाइन है। अब मैं इसके अंदर ऊपर से 9 जहाँ पर लिखा है उससे नीचे लेकर आऊँगी, स्क्रॉल करूँगी, तो 9 से 78 दोनों हमारे यहाँ पर इस जगह पर मर्ज हो रहे हैं। तो ये नंबर हमारा आ गया 8972। ठीक है, 72 ही दिख रहा है, 71 है। ठीक है, तो जो भी ये नंबर है 8971, तो इसको मैं यहाँ लिख लूँगी। कहाँ लिख लूँगी? 3 तो लिखा हुआ है, यहाँ लिख लूँगी 8971। ठीक है। अब लेकिन मेरे पास तो चौथा डिजिट भी है, तो चौथा डिजिट भी मैं 78 की लाइन में ही देखूंगी। 78 की लाइन में चौथा डिजिट, तो चौथा मेरा है 6, तो मैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरा है 3। तो जो मेरे पास नंबर अवेलेबल है ये, इसमें मैं 3 और जोड़ दूंगी। तो 3 और जोड़ने से ये हो जाएगा 8974। तो ये मेरा एक नंबर लॉग निकल गया, लॉग 7896 का। अब 789.6 का भी लॉग यही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड का तो चेंज हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में यही रहेगा, सब में यही रहेगा। लेकिन ये एक नंबर दूसरे से इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत आ सकती है, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। log 7 जैसे अगर आपको निकालना है, तो log 7 निकालने के लिए अब आपको समझ आ गया कि एक ही डिजिट है, तो उससे एक कम यानी 0 पॉइंट। अब इसके अंदर तो मैंने आपको बोला था कि पहले जब लॉग टेबल में देखना है तो पहले 2 डिजिट्स देखिए, लेकिन यहाँ तो सिंगल ही डिजिट है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, हमें पता है 7.00 लिख लो तो नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन इससे हमारी लॉग टेबल देखनी आसान हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, 0 आपने यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद पॉइंट भूल जाओ, 70 को 0 में देख लीजिए। तो आपको टेबल में 70 पर 0 जो है वो आप देख लीजिए। ये देखिए 70 और ये 0, इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिख दीजिए आपके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से अगर आप log 20 निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स है, उससे एक कम 1 पॉइंट, लेकिन आप देखेंगे किसका 20, इसको आप लिख लोगे 0.0। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आपने 20.0 लिख दिया तो 20 का आप 0 में जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही log 2000 का निकालना है तो 1 2 3 4, 4 से एक कम तो यानी 3 पॉइंट, लेकिन पीछे के डिजिट्स वही सेम आएंगे।
ऐसे ही log 2 इसका 0 पॉइंट होगा, लेकिन इसका भी 20 का 0 में ही देखा जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो इस प्रकार से हम लॉग को देखते हैं। ये मैंने एक बहुत सिंपल सी तरीका, जो शॉर्टकट तरीका बताया है, जो हमारे को इस एक्सपेरिमेंट में काम में आएगा। इसकी सहायता से आप लॉग टेबल आसानी से समझ पाएंगे और उससे वैल्यू निकाल पाएंगे। प्लीज़ कैलकुलेटर की मदद ना लें, क्योंकि उसके अंदर आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो रेडियंस में आती हैं, तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिल पाएंगे उससे। और वैसे भी आपको एग्ज़ाम में लॉग टेबल ही यूज़ करनी है, इसलिए आप उसको बेहतर है कि उसी को जल्दी सीखें। फर्स्ट ईयर की किताब में जो आपकी थ्योरी की किताबें हैं, उनमें लास्ट में हमेशा लॉग टेबल दी हुई होती है। प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लॉग टेबल्स दी हुई होती है, और लैब में तो आपके पास लॉग टेबल आपको अवेलेबल हो ही जाएगी। इसलिए उनकी मदद लें और उसको यूज़ करके देखें। मैं समझती हूँ आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा, और हम इसको एक बार इस पे वीडियो में आप अच्छे से समझ लें, और उसके बाद हम उसको इस प्रयोग को लैब में भी करेंगे। धन्यवाद।